अभी हमने रोमांसवादी आर्टिस्ट जेरिको के बारे में पढ़ा है। अब आज हम पढ़ेंगे रोमांसवादी आर्टिस्ट ओजेन देलाक्रा के बारे में। देलाक्रा भी रोमांसवाद के आर्टिस्ट थे और इन्होंने रोमांसवाद में चेतना डालकर उसको सामर्थ्यशाली बनाया। उसको सामर्थ्यशाली बनाने का और चेतना डालने का श्रेय देलाक्रा को ही जाता है। ये प्रयोगवादी थे तथा निष्कर्ष द्वारा सैद्धांतिक खोज में मग्न रहते थे। कला में इन्होंने भावना डाला, भावना का और बौद्धिक सामर्थ्य को कला में इन्होंने समाहित किया है। इनकी कला में रोमांसवाद में जो अपेक्षित है वो चीज तो है, लेकिन इनकी कला में उन्मुक्तता नहीं है। इन्हें रोमांसवाद के प्रणेता का स्थान दिया गया है क्योंकि इनकी कला से लगता है कि ये एक सच्चे कलाकार हैं और सच्चे कलाकार की जो कला होती है वो हमेशा वर्गीकरण से परे होती है। उस कला का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। इन्होंने शेरों, घोड़ों, अरबों आदि के साथ साथ साहसी मानवीय जीवन के भी चित्र बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोमांसवाद में भावनापूर्ण चित्र थे और साहसपूर्ण चित्र बनाए थे रोमांसवादियों ने, जो कि मानव का गहरा निरीक्षण करके और इसमें जो कला के जो मूल तत्व होते हैं उनको इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया था रोमांसवादियों में। अब मैं आपको देलाक्रा के बारे में बता दूं कि ये देलाक्रा का जन्म 1798 में हुआ है। इन्हें रोमांसवाद के जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रोमांसवाद के जो शास्त्र सम्मत नियम हैं उनको समझा और कलाकृतियों में भावनाओं के साथ साथ भौतिक प्रक्रियाओं को भी इन्होंने अपनी कलाकृतियों में स्थान दिया है। इनका कहना है कि कला जो होती है वो एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यही कारण था कि इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी कोई नए मापदंड, नई जो शास्त्रीय नियम लागू होते हैं वो हमेशा संघर्ष उन्हें झेलना ही पड़ता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। ये रोमांसवादी होते हुए भी शास्त्रीयता से बहुत प्रभावित थे। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो हैं यमलोक में दांते और वर्जिल। यमलोक में दांते और वर्जिल यह चित्र 1822 में फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था तथा सरकार द्वारा इस चित्र को खरीद लिया गया था। दूसरा चित्र था इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो था कियोस का मानव संहार। कियो का मानव संहार ये चित्र भी इनका राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था और 1824 में। लेकिन इस चित्र की बहुत आलोचना हुई थी क्योंकि ये चित्र जो कांस्टेबल का फेमस चित्र था चारे की गाड़ी, हे स्टिक्स, उनसे मिलता जुलता था, उसके समान ही ये चित्र था, इसलिए इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। देलाक्रा की कला के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने जो रंगों का जो प्रयोग किया है अपने चित्रों में वो बहुत चमकदार रंग लगाए हैं। रंगों का प्रयोग इन्होंने बहुत ही निजी तरीके से किया है और इनका जो वर्णों का प्रयोग है वो इन्होंने मिश्रित वर्णों का भी प्रयोग किया है जिससे चित्रों में चमक उत्पन्न हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेरिको ने भी चित्रों में चमकदार रंगों का प्रयोग किया था, ऐसे ही रोमांसवादी कलाकार देलाक्रा ने भी चमकदार रंगों का प्रयोग किया है तथा मिश्रित रंगों का भी प्रयोग किया है। रंगों में छाया प्रकाश वाले स्थान पर इन्होंने हरा, नीला, जामुनी यानी बैंगनी कलर इन्होंने प्रयोग लिया है तथा जो बाहरी रेखाएं अपन जो आउटलाइन जो भी करते हैं, आउटलाइन ना करके इन्होंने रंगों से ही आउटलाइन का प्रभाव यानी रंगों के द्वारा ही बाहरी रेखाओं का प्रभाव दर्शाया है। रंगों के विषय में देलाक्रा का कथन है कि मेरे लिए वर्ण ही चित्र हैं। इन्होंने चित्रों में रंगों को इतना महत्व दिया कि ये एक तरह से रंगों से खेलते थे। ये रंगों को सिर्फ चित्र बनाने का माध्यम ही नहीं समझते थे वरन ये चित्रों से खेलते थे। और जो भी इन्होंने मानवाकृतियां बनाई इनमें रंगों से स्ट्रोक्स लगाए गए हैं। रंगों के द्वारा इन्होंने रंगों का बहुत उन्मुक्तता से प्रयोग किया है। जो इनकी जो मानव कृतियां हैं वो मांसलता से
परिपूर्ण है, मांसलता से भरपूर है, उसमें मांसल व्यंजना है। इनकी कलाकृतियों में कठोर कला साधना है और जो भावाभिव्यक्ति है उसमें भी मौलिकता का पुट हमें दर्शनीय है, दिखाई देता है मौलिकता का पुट, क्योंकि इन्होंने भाव बहुत सुंदर बनाए हैं लेकिन अपने मौलिक भावों को इन्होंने महत्व दिया है। इनकी कला में समग्रता है। मैंने आपको बताया कि ये एक रोमांसवादी चित्रकार हैं, उसके बावजूद इनकी कला में शास्त्रीयता से प्रभावित है इनकी कला। इन्होंने मौलिकता के लिए प्राचीन और नवीन सिद्धांतों को, प्राचीन सिद्धांत एवं नवीन सिद्धांत दोनों का समन्वय किया तथा एक नई कलाकृति का निर्माण किया। इनके चित्रों में जो रेखाएं हैं, जो आकृतियां हैं, वो सभी रंगों से सुसज्जित हैं और चमकदार मुख्य कलर के साथ साथ मिश्रित रंगों का पूर्ण प्रयोग उसमें किया गया है। जैसे वर्णों की साधना जो इन्होंने की है, ऐसे लगता है कि इनके चित्रों में वर्षों से जो वर्ण की साधना है वो सभी इनके चित्रों में समाहित है और इसीलिए इन्होंने कहा है कि वर्ण ही मेरे लिए प्रमुख है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि मेरे लिए वर्ण ही चित्र है, तो इन्होंने चित्र में वर्णों को बहुत अधिक महत्व दिया है। देलाक्रा का मत यह है कि चित्रांकन गतिपूर्ण होना चाहिए, स्फूर्तिपूर्ण होना चाहिए, जिससे भावनाओं के चित्र चैतन्य हो जाएं, यानी चित्र सजीव हो जाएं। परंतु उसके पीछे जब तक निश्चित दृष्टिकोण तथा अभ्यास का सामर्थ्य नहीं है, तब तक उनका प्रभाव पूर्ण स्थायी रूप से संभव है। इन्होंने रंगों को मुख्य महत्व दिया और रंगों के द्वारा ही इन्होंने कहा कि भाई रंग ऐसे लगाए जिससे चित्र सजीव हो जाए, उसमें चेतन भावना हो जाए। तूलिका के प्रयोग में इन्होंने जो भी तूलिका का या जो अपन ब्रशेस कहते हैं उसका जो प्रयोग किया है वो भी एक योगी की भांति किया है। जैसे योगी किसी चीज की साधना करते हैं, इसी प्रकार चित्रों में इन्होंने रंगों और तूलिका से चित्रण साधना की है। इनके चित्रों में रंगों के लिए एक जैसी तूलिका आयात न लगाकर स्वतंत्र रूप से तूलिका का संचालन किया गया है। इनके चित्रों में जो हमें तूलिका का संचालन देखने को मिलता है, तूलिका इन्होंने स्वतंत्र रूप से तूलिका चलाई है तथा रंगों को पहले से ही मिश्रित न करके गठनशीलता की दिशा में धब्बों की भांति उन्होंने मिश्रित किया है, यानी मिश्रित रंगों का प्रयोग किया है, लेकिन वो रंग धब्बों की भांति गतिशील है और रंगों से ही चित्रों में इन्होंने सजीवता लाने का पूर्ण प्रयास किया है। इसीलिए जो मैं आपको बता रही हूँ, देलाक्रा की कला है, ये रोमांसवाद के प्रणेता रूप में माने जाते हैं। और यमलोक में दांते और वर्जिल, चियोज का मानव संहार, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। तथा जब भी आप रोमांसवाद के बारे में कुछ लिखें कि भाई नवशास्त्रीयवाद क्यों खत्म हुआ, क्योंकि उसमें तर्क था, कठोरता थी, लेकिन रोमांसवाद में भावनाओं को महत्व दिया गया, रंगों को महत्व दिया गया। रोमांसवाद के प्रमुख चित्रकार जेरिको तथा देलाक्रा हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रोमांसवाद में भावनाओं का महत्व था, लेकिन फिर भी एक समय बाद रोमांसवाद को भी खत्म हो जाना पड़ा और इसके बाद यथार्थवाद ने अपना स्थान ले लिया, क्योंकि रोमांसवाद में भावनाओं को महत्व दिया गया था, जबकि यथार्थवादी कहते थे कि जब चित्र में अपन ने कल्पना से भावनाएं लगाई, जो भी चित्र अपन ने देखा उसकी पहले कल्पना की, फिर भावनाओं के द्वारा उस चित्र को अपन ने बनाया। लेकिन यथार्थवादी कहते थे कि आपने अगर भावना के द्वारा आपने चित्र बनाया तो क्या बनाया, चित्र वो होना चाहिए जैसा देखा वैसा चित्रित किया। यथार्थवाद है वो ही चित्रण है, जो यथार्थ है वही चित्र है। इसलिए धीरे धीरे रोमांसवाद को भी समाप्त हो जाना पड़ा। आगे एक यथार्थवाद ने अपना एक स्थान बनाया,
धीरे धीरे अभी हम जो पढ़ेंगे कि रोमांसवाद कैसे खत्म हुआ, आगे यथार्थवाद आया। नेक्स्ट मैं आपको यथार्थवाद के बारे में अपने अगले टॉपिक में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।